हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल ज्ञान एक्सपी में। दोस्तों, आज की सीरीज़ का हमारा पार्ट 3 है और इसमें हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, हम पर डे 25 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इसमें जुड़ जाएँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का पर्याय है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट का कौन सा पर्याय है? तो आपके ऑप्शंस हैं गोफर, इंट्रानेट, साइबर स्पेस या वर्ल्ड वाइड वेब। तो फ्रेंड्स, बताइए इसमें से कौन सा इंटरनेट का पर्याय है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW ये इंटरनेट का पर्याय है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग आंसर्स भी देते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम लोग WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ किस क्षेत्र में करते हैं? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड रेसलिंग। चलिए इसमें चाहिए, इसमें तो आपको फुल फॉर्म ही बताना था, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फुल फॉर्म ऐसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, ये चलो आप क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है ये भी आप याद थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन कि डैश संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो किस संलेख का उपयोग हम लोग ईमेल्स को रिसीव करने के लिए करते हैं? ऑप्शन हैं HTTP, FTTP, POP3 या SSH। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि POP3, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। POP3 का यूज़ हम ईमेल्स को रिसीव करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, POP3, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो POP3 नेटवर्क से ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? POP3। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं होम पेज, मेन पेज, डिज़ाइन पेज या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि होम पेज, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। वेबसाइट का पहला पेज को होम पेज के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस और एक क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस पृष्ठ पर हाइपरलिंक्स होते हैं? तो ये होता है आपका होम पेज। ठीक है, होम पेज पर ही हाइपरलिंक्स होते हैं जिनके द्वारा संपूर्ण वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप याद रखिए। और वेबसाइट के पहले पृष्ठ को होम पेज कहते हैं जिसपे हाइपरलिंक्स होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर का सबसे पहला महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी है। तो IO यूनिट, हार्ड डिस्क, CPU या मेमोरी में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा CPU। ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CPU। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो ऐसा कौन सा भाग होता है CPU का जो प्रोग्राम के अनुदेशों का निष्पादन, चयन और निर्वाचन करता है? चलिए आपके ऑप्शन है मेमोरी, रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट या ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो फ्रेंड्स, ये होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CU। ठीक, कंट्रोल यूनिट ये जो है प्रोग्राम्स के अनुदेशों का निष्पादन, चयन और निर्वाचन और मॉनिटर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो ऐसी कौन सी युक्ति होती है जो कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड के अपोजिट कार्य करती है? ठीक है, ऑप्शन है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस या प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा प्रिंटर, इसको मुद्रक भी बोलते हैं हिंदी में, मुद्रक या प्रिंटर। तो ये जो होता है ये कीबोर्ड के अपोजिट कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रैक्टिकल के लिए आप हमारी वेबसाइट, माफ़ कीजिए, जो प्रैक्टिकल के लिए हमारे CCC की वीडियोस देखिए, और जो है मॉक टेस्ट देने के लिए आप ज्ञान XP वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्ञान XP जो है वेबसाइट भी विजिट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर में। तो ये ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 और 2 दोनों। तो बताइए कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लॉटर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो प्लॉटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर्स भी देते रहिए साथ में। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि CPU का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसमें मापते हैं CPU की स्पीड और इसका निष्पादन होता है। ऑप्शन हैं GB, MHz, MIPS या बैंड दर। तो फ्रेंड्स इसको मापते हैं MHz में। ठीक है, या तो इसको MHz के अलावा भी इसको GHz में भी मापते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों में इसको मापते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको ये भी दिखा मिल जाए तो ये भी आप इसको भी टिक कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में CPU का निष्पादन जो है कैलकुलेट करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि सरलतम CPU अनुसूची कलन विधि क्या है। तो सरलतम CPU अनुसूची कलन विधि क्या है। ऑप्शंस पढ़े हैं, आप खुद देख लीजिए, क्योंकि आपका अगर हम पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए और बताइए कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुस्तरीय अनुसूची कलन। जो सबसे सरलतम यानी कि सबसे जो सरल है, सबसे इजी है CPU अनुसूची कलन विधि, तो ये होती है बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि। ठीक है, ये सबसे सरलतम होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी यानी कि की प्रयोग करके किया जा सकता है। तो MS वर्ड में बहुत से शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जा सकता है। शिफ्ट, फंक्शन F5, आर्ट या कंट्रोल। तो फ्रेंड्स इसमें कंट्रोल की का यूज़ करके हम बहुत से लाइनों, पैराग्राफ आदि का चयन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल बटन। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें से बताना है आपको विषम का चयन कीजिए। तो फ्लॉपी डिस्क, रोम, DVD और हार्ड डिस्क में सबसे विषम कौन सा है, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोम जो है सबसे अलग है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और ये अलग क्यों है, क्योंकि ये जो रोम है ये प्राइमरी मेमोरी है, जबकि ये जो आपकी फ्लॉपी डिस्क, DVD और हार्ड डिस्क हैं ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है और ये सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज़ हैं, तो इसीलिए ये सबसे अलग है। ठीक है, चलिए वो जो मैंने बताया, अगर कभी पूछ ले कि निम्न में से सेकेंडरी में, मान लीजिए कभी इनमें से ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, तो इनको देख लीजिए आप और टिक कर दीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विषम क्या है। इसमें से बताइए, इसमें से विषम क्या है। SMTP, POP, IMAP या SNMP। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे विभिन्न है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, SNMP। चलिए इन सभी के फुल फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हम बात करें POP की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका जो फुल फॉर्म होता है IMAP का, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये होता है ऑप्शन नंबर डी, SNMP। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसमें से विषम किस लिए है,
देखिए ये जो ABC यानी SMTP, POP और IMAP हैं, ये सभी ईमेल से संबंधित हैं, ठीक है, ईमेल से इन सभी का रिलेशन है, ठीक है। और जो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी है, जो कि फुल फॉर्म देख के आप समझ गए होंगे, तो इसका जो है संबंध नेटवर्क उपकरणों के रख रखाव से है, तो इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, मतलब विभिन्न हो जाएगा, ठीक है। इन सभी के फुल फॉर्म मैंने बता दिए हैं आपको, अगर आप चाहें तो वीडियो को 10-12 से 10-20 सेकंड बैक करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अगर आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, हम चैप्टर वाइज क्लियर करा रहे हैं, इसके नहीं, बाकी जो हमारे SSC और NTPC के जो पिछली वीडियोज़ पढ़े हैं, ठीक है, उसके। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही सबसे नई प्रौद्योगिकी क्या आपके ऑप्शन है, IC प्रौद्योगिकी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी या ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही सबसे नवीन प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि MS-DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो MS-DOS में स्क्रीन क्लियर करने के लिए किस किस कमांड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन है वाइप, CLS, क्लियर या क्लियर स्क्रीन। तो फ्रेंड इसके प्रैक्टिकल के लिए आप हमारी जो है CCC के वीडियोस और जो इसके प्रैक्टिकल वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CLS। MS-DOS में CLS कमांड का यूज़ जो है स्क्रीन साफ़ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में कौन जानकारी प्राप्त करता है। तो आपके ऑप्शन हैं ड्राइंग टूल बार, व्यू बटन, स्टेटस बार या टैब स्टॉप। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टेटस बार, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में स्टेटस बार जानकारी प्रदान करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है। स्टेटस बार, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी जो है प्रक्रिया, कौन सी चीज़ जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की सरल विधि उत्पन्न कराती है, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारणियाँ। तो ये जो है जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती हैं। कौन? सारणियाँ। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने हैं। सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो पिछले किसी भी वीडियोस माफ़ कीजिए पिछले किसी भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, खासकर SSC में। ठीक है, चलिए तो कौन सी दो फॉर्मेटिंग होती है मूल रूप से? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग या फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड्स सिंपली दो तरह की जो है फॉर्मेटिंग होती है, एक होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरी होती है हमारी जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। तो कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं MS-DOS, यूनिक्स, IBM DOS या लिनक्स। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि MS-DOS, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रचालन तंत्र है जो विकसित किया गया था। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए क्वेश्चन SSC में पूछा गया था और प्रश्न है कि विंडोज़ NT की विशेषता क्या है। तो विंडोज़ NT की विशेषता बताना है क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं बैच प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है,
रियल टाइम प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है, मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है, लैन और वैन को सपोर्ट करती है। तो बताइए कि विंडोज़ NT की क्या विशेषता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो विशेषता होती है ये होती है मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विंडोज़ NT मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए इसमें भी आपको विषम चुनना है। तो एक्सेस, यूनिक्स, डॉस और विंडोज़ 98 में कौन सा सबसे अलग है बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है सबसे विभिन्न होता है एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो यूनिक्स, MS DOS और विंडोज़ 98 है ये सभी OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। ठीक है, जबकि जो है एक्सेस है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया हुआ डाटाबेस है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कभी पूछ ले कि MS एक्सेस किसके द्वारा विकसित किया गया है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि एक ER डायग्राम में इलिप्स का घोतक है। तो रिलेशन, एंटिटी, फील्ड्स या की में से जो है एक ER डायग्राम में इलिप्स किसका घोतक है। तो ये होता है की का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है की का घोतक। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम की जो कॉन्सेप्ट है किसने शुरू किया था। ऑप्शंस हैं जॉन वॉल न्यूमैन, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल या जॉन मैचली। तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। तो ये शुरू की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 1940 में, 1940 में ये अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सन भी आप याद रखिए 1940, 1940। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि चार्ल्स बैबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो वैश्लेषिक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणीय तंत्र या छिद्रिक कार्ड में से कौन सी ऐसी मशीन थी जो चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैश्लेषिक इंजन तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका। वैश्लेषिक इंजन यानी कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार जो है चार्ल्स बैबेज ने किया गया था। हिंदी में लिखा है इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, डिफरेंस इंजन इसको जो है कब डिज़ाइन किया गया था। तो 1882 ईस्वी में। ठीक है, 1882 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज के द्वारा इस इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और हमारी सपोर्ट के लिए आप शेयर ज़रूर किया करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।